एक आदमी से पूछा गया, अगर पाकिस्तान में जन्मे होते तो क्या होता? उसने कहा, जिंदा जलाया होता। यही आदमी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत आया। कश्मीर 1999, रात 2:17। ये आदमी जिसके सिर पर इनाम है। लेकिन उस रात जब उसने सफेद रुमाल निकाला, उसे नहीं पता था कि उसी घर में एक और आदमी था जो उसे पहचानता था और उसका नाम लेने वाला था। वो आदमी कौन था? उसने उसे तुरंत एक्सपोज क्यों नहीं किया? क्या वो भी डबल एजेंट था? क्या हो जब एक आतंकवादी खुद ही आतंकियों का कातिल बन जाए। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो रात को आतंकियों के साथ बैठता था और सुबह होते ही मरवा देता था। एक सफेद रुमाल और किसी की मौत तय। लेकिन सवाल ये नहीं कि उसने अपने साथी आतंकियों को कैसे मारा। सवाल तो ये है कि आखिर उनको क्यों मारा। जब लगातार वो उनके खिलाफ था तो 5 साल तक जिंदा कैसे रहा। 1989, पुलवामा। यार ये लेक्चर कितना बोरिंग था। हाँ, पर अभी तो आजादी है। ये कहानी है मुश्ताक अहमद भट्ट की, जो बंदूक के लिए आतंकवादी बन गया। कश्मीर जल रहा था और उस आग के बीच में मुश्ताक खड़ा था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, बंदूक। वो बंदूक इसलिए नहीं चाहता था कि देश से नफरत थी। वो ये इसलिए चाहता था ताकि कोई उसके परिवार पर हाथ ना उठा सके। अगर बंदूक ही इज्जत दिलाती है तो बंदूक उठाऊंगा। लेकिन जिसे वो जिहाद समझ रहा था वो एक बिजनेस था। ये देखिए, हमारी इस बहन की वहां इज्जत लूटी गई। और ये लड़का, इसके वालिद को शक के बिना पर हिंदुस्तानियों ने मार डाला। हुक्मरानों ने घर जमींदोज कर दिया। ये जिहाद नहीं, धंधा है। इस कहानी में एक राज है जो मुश्ताक ने 25 साल बाद पहली बार बताया, और वो राज उसकी अपनी मौत की वजह बन सकता था। मैं भारतीय फौज से बात करना चाहता हूं। एक कॉल जो उसकी मौत भी हो सकती थी, और भारत की सबसे खतरनाक जासूसी कहानी की शुरुआत भी। वो राज उसकी असलियत खोलने वाला था। उस आदमी को दुनिया ने अलग अलग नामों से जाना। आतंकियों के लिए वो इशफाक था, भारतीय सेना के लिए रोमी। पाकिस्तान ने उसे हत्यारा बनाने के लिए पाला, लेकिन वो भारत का रक्षक बनकर लौटा। उसने पाकिस्तान से 90 लाख रुपए लिए, उन्हीं के 300 आतंकियों को मरवाया और भारत का कैप्टन बनकर रिटायर हुआ। लेकिन इस जासूसी की कीमत बहुत बड़ी थी।
यह कहानी सच्ची घटनाओं और पात्रों पर आधारित है, लेकिन कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कहीं कहीं काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मार्च 1990 कश्मीर। मुश्ताक वापस आया, ट्रेनिंग लेकर, हथियार लेकर, लेकिन जो वो लेकर नहीं आया वो था यकीन। मुझे सरेंडर करना है, ये सब छोड़ना है। अगर तू सरेंडर करेगा तो सिर्फ तू नहीं मरेगा, हम सब मरेंगे। उस रात मुश्ताक ने समझ लिया, यहां सही गलत नहीं, सिर्फ जिंदा या मरा होता है। उस वक्त कश्मीर में 206 आतंकी संगठन एक्टिव थे। 5000 से ज्यादा हथियार बंद लड़के। सरेंडर करने वाले को अगले दिन की सुबह नहीं मिलती थी। उन्नीस सौ 90-93 जंगलों के 3 साल। 3 सालों में उसने सैयद सलाहुद्दीन जैसे कमांडरों के साथ काम किया था, मजबूरी में, लेकिन हर रात एक ही सोच के साथ, कब निकलूंगा इस दलदल से। उन्नीस सौ 96 उसके बड़े चाचा, जिन्होंने 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को रोका था भागने से, जिन्होंने कहा था मैं हूं, डरो नहीं, उन्हें मस्जिद के गेट पर 25 गोलियां मारी गई। मुश्ताक जनाजे में नहीं जा सका। अगर जाता, पहचान खुल जाती, मिशन खत्म हो जाता। उन्नीस सौ 93 पहला संपर्क। मुश्ताक ने खतरनाक कदम उठाया। बीएसएफ के एक अधिकारी तक पहुंचा, बिना किसी को बताए। मैं बात करना चाहता हूं। नाम नहीं, काम सुनो। कल 3 लोग अनंतनाग रोड। जानकारी सही थी, लेकिन जासूसी में एक सच भरोसा नहीं बनाता। ये ट्रैप भी हो सकता है, या फिर ये हमारा सबसे बड़ा एसेट। मेजर विनय चौधरी, 13 पंजाब रेजिमेंट। आज से तुम्हारा नाम रोमियो। दोनों तरफ जाओगे, लेकिन दिल एक तरफ रखोगे। उस रात इशफाक जिंदा रहा, लेकिन रोमियो पैदा हो गया। रात को फैसले होते थे और सुबह लाशें गिरती थी। कंफर्म करो, ये उनके लिए काम करता है? कंफर्म। उस रात रोमियो जीत गया और मुश्ताक हार गया। उस रात मुश्ताक ने एक मासूम को मरवाया, लेकिन सवाल ये, क्या रोमियो बनने के लिए इंसानियत को मारने की जरूरत थी?
हर ऑपरेशन से पहले सेना कैसे पहुंच जाती है? शक जासूसी का सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। अगर वो पकड़ा जाता तो सिर्फ एक आदमी नहीं मरता, कई राज दफन हो जाते। भाई, सेना को हमारी गलतियों से खबर लगती है। जिस रात हम ज्यादा लोग एक जगह रहे, उसी रात वो आए। अगली बार बिखर के रहो। उस रात मुश्ताक बचा, लेकिन अगली बार शायद वो बोल नहीं पाएगा। सत्रह लोग, एक मीटिंग, और एक राज जो कभी सामने नहीं आया। वो 17 नाम मुश्ताक के पास कैसे पहुंचे? क्या आईएसआई में मुश्ताक का कोई रोमियो बैठा है? ये राज आज भी दफन है। मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ एक रुमाल का फासला था। Romeo is inside. Repeat. Romeo is inside. टारगेट लॉक, खिड़की नंबर 4 पर फायर नहीं करना। लेकिन उस रात मुश्ताक के उस सफेद रुमाल को फौज ही नहीं, कोई और भी देख रहा था। दो रुमाल, दो संकेत और 17 जिंदगियों का फैसला। 17 में से 13 की लाशें मिली, 4 जल गए। आज तक आईएसआई की फाइलों में एक सवाल लाल स्याही में लिखा है, रोमियो अंदर था या हम सब उसके खेल के अंदर थे? आईएसआई की जांच में एक सवाल सामने आया जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। वो चिट्ठी कहां गई जिस पर इन 17 लोगों को बुलाया गया था? क्या उसने कभी सही के लिए गलत किया या गलत के लिए सही? पांच साल में मुश्ताक 4 बार पाकिस्तान गया, दुश्मन की तरह, लेकिन भारत की आंखें बंद कर। 1998 का आखिर, उसने पाकिस्तान में कुछ ऐसा देखा जो किसी भी रिपोर्ट में सामने नहीं आया था। भारी हथियार छोटे रास्तों से करगिल की तरफ। सामान पहुंच गया। ऊपर की चौकियां हमारी हैं, दिल्ली सो रही है। ऊपर बहुत मेहमान आ रहे हैं, भारी सामान के साथ, मौसम बदलने से पहले। ये करगिल घुसपैठ की खुफिया चेतावनी थी, सबसे पहले मुश्ताक के पास से आई थी। मुश्ताक ने करगिल की चेतावनी दी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसी चेतावनी की वजह से आईएसआई उसके घर तक पहुंच चुकी थी। अप्रैल 1999 की एक रात, मुश्ताक 17 आतंकियों के साथ। उस घर में एक आदमी था, जाकिर खाकी, पाकिस्तान का ट्रेंड ऑपरेटिव। वो मुश्ताक को पहचानता था पुराने कैंप से, अफगानिस्तान की ट्रेनिंग से। मुश्ताक ने धीरे से सफेद रुमाल निकाला। जाकिर ने रुमाल देखा और फिर मुश्ताक की आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट का मतलब आज तक कोई नहीं जानता। जाकिर उन 13 में से एक था। न जाने क्यों वो उस रात चुप रहा और अपने साथ एक बड़ा राज लेकर मर गया। शायद जाकिर भी कभी मुश्ताक था।
27 अप्रैल 1999 रात के 2 बजे मुश्ताक अपने वायरलेस सेट पर स्कैनिंग कर रहा था। तभी 2 आवाजें, एक पाकिस्तान से, दूसरी कश्मीर से, आपस में बात कर रहे थे। उड़ा दो उसको। कौन? इशफाक, वो गद्दार है, कंफर्म। वो इंडियन एजेंट है, वो इंडियन एजेंट है, वो इंडियन एजेंट है। 5 साल, 2 चेहरे, आज फैसला कौन मरेगा। उस रात इशफाक मर गया। और एक सैनिक पैदा हुआ जिस नाम के आगे कभी वांटेड लिखा था, आज उसके आगे एक शब्द जुड़ा, कैप्टन। कैप्टन मुश्ताक अहमद भट्ट। I can't move! John! Come on, take fire! Move up! वो लड़का जो 19 साल की उम्र में सिर्फ एक बंदूक चाहता था अपने परिवार को बचाने के लिए, बाद में उसने उसी देश की वर्दी पहनी जिसके खिलाफ उसे लड़ना सिखाया गया था। 5 साल, हर रात आखिरी रात जैसी। 300 से ज्यादा आतंकी, 500 से ज्यादा सरेंडर, घर जला, खून बहा और अपने धीरे धीरे छूट गए। इन्हीं 5 सालों में टेरर फंडिंग के पैसे से उसने गरीब लड़कियों की शादियां कराई। वो कहता है, मैंने 80-90 लाख रुपए पाकिस्तान के खाए, लेकिन 1 पैसा अपने बच्चों पर नहीं लगाया। और ये सब उसने बिना किसी मेडल की उम्मीद के किया था। आज भी उसके फोन में 7000 नंबर है और किसी को नहीं पता कौन दोस्त है कौन दुश्मन। जो सबसे बड़ा दुश्मन था, उसका नंबर सबसे ज्यादा इज्जत से लिखा था। उसने अपने बच्चों के 22 स्कूल बदले, लेकिन अपने रास्ते नहीं। पाकिस्तान ने उसे मुश्ताक बनाया, भारत ने कैप्टन, लेकिन उसने खुद को इंसान बनाया। आज मुश्ताक 57 साल के हैं, पुलवामा में रहते हैं। उनकी बेटी डॉक्टर है, एक बेटा कनाडा में है। कनाडा वाले बेटे ने कहा, अब्बा आ जाओ। उन्होंने कहा, मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि कश्मीर का कोई और मुश्ताक गुमराह न हो। आज कश्मीर उसे रोमियो बुलाता है, क्योंकि रोमियो वो नाम था जो सेना ने दिया था, और रोमियो वो इंसान होता है जो मोहब्बत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। मुश्ताक ने लगाया अपने देश के लिए। तो ये थी कैप्टन मुश्ताक अहमद भट्ट की कहानी। एक आतंकी से एजेंट, एजेंट से कैप्टन, और इन सब से बढ़कर एक इंसान जिसने सही वक्त पर सही फैसला किया। इशफाक मर गया, रोमियो रिटायर हो गया, मुश्ताक अभी भी लड़ रहा है।